सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो गणित का टॉपिक जो है आज की क्लास का वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले अपने को ये पता हो कि प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं। जैसे अपने जो काउंटिंग जो है स्कूलों में स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एक को एक से, यानी एक से 1 2 3 4, एक से शुरू होके कहाँ तक, अनंत तक जो है प्राकृतिक संख्याएं चलती रहती हैं। अब यदि अपने से पूछे प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी कौन सी है, 1। ऐसे सबसे बड़ी पूछे तो अनंत। अब ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में अंतर जो है वो कितने का रहता है, एक एक का अंतर हमेशा रहेगा यदि लगातार है तो। उसके बाद में यदि अपने से ये पूछ ले प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालना होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो योग कैसे निकलता है, n गुणा n प्लस 1 बटा में 2, n गुणा n प्लस 1 बटा में 2। यानी जैसे मान लो अपने को ये कह दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले 10 तक पूछा यानी n हो गया 10 गुणा में 10 प्लस 1 यानी 11 बटा में 2, 2 से 1 कट गया 5 पे, 11 5 55, यानी 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा, तो 55 होगा। देखो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 1 से लेके अनंत तक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने तो फॉर्मूला n गुणा n प्लस 1 बटा में 2। यदि अपने से ये कह दे प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n प्लस 1 बटा में 2, n प्लस 1 यानी जितने तक पूछ रहा है, जैसे 10 संख्याओं का योग पूछा, अब 10 संख्याओं का औसत पूछ लेता तो 10 संख्याओं का औसत 10 प्लस 1 बटा में 2 यानी 11 बटा में 2 यानी 5.5। या प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो आधा करके और प्लस 0.5 जो है उसमें आप जोड़ दो। जैसे 10 तक पूछे तो 10 का आधा हो गया 5 प्लस 0.5। तो यदि हमने पूछे प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n गुणा n प्लस 1 बटा 2, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n प्लस 1 बटा 2 या आधा करके 0.5। या फिर एक औसत निकालने का तरीका और है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा में 2। पहली संख्या जो है वो क्या होएगी, 1 होएगी, अंतिम जहाँ आप जैसे 10 तक पूछ रहे तो 1 प्लस 10 11, 11 बटा में 2 यानी 5.5। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होएंगी, 1 से शुरू होके कहाँ तक चलती है, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करें तो n गुणा n प्लस 1 बटा में 2। प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात करें तो ये 3 मेथड हैं औसत निकालने के, n प्लस 1 बटा 2 से निकाल लो, चाहे आधा करके 0.5 जोड़ दो, चाहे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 लगा दो। उसके बाद में दूसरा जो है वो है पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अब देखना पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। चाहे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ ऊपर 0 नहीं है। उसके बाद में यदि अपने पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत। अब वही बात यदि अपने पूछे पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग, तो पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकलता है, n गुणा n माइनस 1 बटा में 2। ठीक ना, n गुणा n माइनस 1 बटा में 2, यहाँ था प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। जैसे अपने को ये कह दे पहली 10 पूर्ण संख्याओं का, 10 पूर्ण संख्याओं का योग,
अब पहली 10 का निकालना है तो पहली 10 जो है वो कहाँ से शुरू होंगी, 0 से लेके और 9 तक, तो एक वो पीछे रहेगी। तो 10 का निकालेंगे तो 10 गुणा 10 माइनस 1 यानी 9 बटा में 2, 2 से ये कट गया 5 पे, 9 5 45। अब देखो यदि अपने से पूछे पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, 0 से शुरू होके अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 1 से लेके अनंत तक। ऐसे यदि पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना हो, पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना हो, तो ये ध्यान रखने की पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। अब पहली जो पूर्ण संख्या होगी वो तो होगी 0, कितने तक अपने को निकालना है, 10 तक निकालना है, तो अंतिम जो होगी वो कौन सी होगी, 9 बटा में 2, 9 बटा में 2, 4.5 जो है वो क्या रहेगा, औसत रहेगा। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक। थर्ड जो है वो है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं 0 1 2 3 4 अनंत तक, -1 -2 -3 ये अनंत तक। अब देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, हाँ। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, हाँ है, क्योंकि 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक। अब यदि सभी पूर्णांक की बात करें तो न तो सभी पूर्णांक पूर्ण है और न ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो यदि अपने से पूछे, एक होती है सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होंगी, तो सम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 0, ये यदि इकाई अंक है, क्या इकाई अंक होना चाहिए, 2 4 6 8 0, यदि ये इकाई अंक है तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही यदि अपने सोचे विषम संख्या, तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9, या ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याओं का औसत जो है, सम संख्याओं का औसत जो है वो कैसे निकालते हैं अपने, n+1, जैसे अपने को ये कह दिया 2 4 6 8 10 का औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या होगा, कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 + 1 यानी कितना होगा, 6 जो है वो क्या रहेगा, औसत रहेगा। ऐसे विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं का औसत जो है वो कितना क्या होता है, n का मतलब जितनी संख्याएं हैं उतना ही क्या होगा, औसत होगा। जैसे 1 3 5 7 9 5 है तो औसत भी कितना होगा, 5 ही होगा, तो औसत वो कितना है, 5 है। तो देखो यदि अपने सोचे प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो दोनों साइड अनंत तक। अब यदि अपने से पूछ ले सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो कौन सा है, -1। कहीं जल्दबाजी में माइनस ये अपने अनंत तक कर आए तो वो तो सबसे छोटा पूर्णांक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, -1 है। सम संख्याओं की बात करें तो 2 4 6 8 0 ये क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो, सम संख्याएं हैं। विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 9 ये क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए। उसके बाद में यदि अपने से पूछे भाज्य अभाज्य, तो भाज्य अभाज्य में से भी बहुत बार प्रश्न अपने से पूछा जाता है। विभाज्य संख्याओं की बात करें या अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कौन सी भाज्य होती हैं, कौन सी अभाज्य होती हैं, तो इनका पता कैसे लगता है भाज्य और अभाज्यों का।
अब देखो यदि भाज्यों की बात, भाज्य संख्या की बात करें, कौन से नंबर पर बात आ गई? भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। अब इन दोनों को पहले आराम से समझें, भाज्य संख्या और अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, और कोई भी जो संख्या होती है उसमें एक तो खुद का भाग ये जाता ही जाता है, और एक का भाग, ये कोई भी संख्या है इनमें एक तो खुद का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, भाज्य में क्या होता है कि स्वयं का भाग और एक का भाग, ये तो है ही, ये तो चाहे भाज्य है चाहे अभाज्य। अब अभाज्य में तो सिर्फ इन दोनों का रहता है, स्वयं एक का भाग तथा अन्य का भी भाग जाता हो, अन्य किसी भी अंक का भाग जाता हो, या जिसको अपने ऐसे कहते हैं जिसके टुकड़े होते हो, तो वो क्या है? भाज्य है, और ये अभाज्य है। जैसे अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक समझते हैं। तो एक जो है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य, यानी इन एक की दोनों में ही काउंटिंग नहीं होती। 2 की बात करें तो 2 किसके बारे में आएगा? 2 के बारे में आ जाएगा, 1 के बारे में, इसके अलावा नहीं आ रहा। तो ये तो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 के पाड़े में आएगा और 1 के पाड़े में आएगा, तो ये 3 भी क्या है? अभाज्य है। अब 4 की बात करें तो 4 किसके पाड़े में आता है? 4 के भी आता है, 1 के भी आता है, इसके अलावा 2 में भी आता है, तो 2 में आता है अलग आ गया, तो वहाँ ये कौन सा होएगा? भाज्य। ऐसे ही 5 की बात करें तो 5 क्या है? अभाज्य। 6 की बात करें तो 6 क्या है? भाज्य। 7 की बात करें तो 7 क्या है? अभाज्य। 8 की बात करें तो 8 क्या है? भाज्य। 9 की बात करें तो 9 क्या है? भाज्य। और 10 की बात करें तो ये भी क्या है? भाज्य। जैसे अब अपने से पूछ ले 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो आप देखो 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य होगी 1 2 3 4, तो 4 क्या है? अभाज्य। और यदि अपने से पूछे भाज्य 1 से 10 तक, 1 से 10 तक भाज्य की बात करें कितनी होंगी? 5। जल्दबाजी में 6 मत करिए ना, कहीं अपने कहते 10 में से 4 घटा दी 6 फटाफट करिए, तो ये 1 जो है वो तो न तो भाज्य में काउंट होता है न अभाज्य में। ऐसे ही पेपर में क्या हुआ है? ये आया हुआ है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25। भाज्य की बात करें तो 25 तो ये और 1 वो खुद, 1 पहली, तो कितनी रहेगी? 100। ऐसे ही यदि अब की बार पूछा तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 1 से 1000 तक कितनी हैं अभाज्य संख्याएं? 168। और यदि अपने से पूछ ले भाज्य तो 168 तो ये है, एक वो 169 कम कर दो, 831। 831 क्या है? भाज्य संख्याएं। अब यदि अपने से पूछे भाज्य और अभाज्य, तो पहले तो ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो कितनी है? 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसके बाद में यदि अपने से पूछे, एक होता है वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं, यानी जैसे x है, इस x को x से गुणा करना है, यानी ये है x स्क्वायर, यानी वर्ग संख्या उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर पूछा तो 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1। 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16। 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। अब देखो यदि अपने को ऐसे अंडरूट लगा दिया, ये है वर्गमूल का निशान, जैसे अब ऐसे लिख दिया √9। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, तो √9 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 3 के इक्विवेलेंट है। ऐसे यदि अपने से पूछ लिया √16, तो √16 किसके बराबर होएगा? 4 के। ऐसे यदि अपने से पूछ लिया √100, तो √100 किसके है? 10 का।
10 का। तो यदि ये अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब है वर्गमूल, और यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे मान लो किसी का पूरा नहीं बन रहा हो, जैसे 1 के बाद में 4 का पूरा बन रहा है, तो एक जैसे 2 का वर्गमूल पूछ लिया अपने से, 2 का वर्गमूल बताओ, तो अब 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो अपने को नहीं याद आ रहा या इस टेबल में नहीं है तो अपने ऐसे कह देंगे अंडर रूट 2, तो उसको क्या कह देंगे, अंडर रूट 2। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले घन संख्या, क्या पूछ ले, घन संख्या, यानी x x x x क्यूबिक नंबर। अब देखना x x x 3 बार जब अपने आपस में गुणा करेंगे तो वो संख्याएं क्या बन जाएंगी, घन संख्याएं। अब देखना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। और ये जो सिंबल होता है ये होता है घनमूल का, ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, घनमूल। अब जैसे अपने को ऐसे लिख दिया 216 और ऐसे तिया लगा हुआ है, इसका मतलब 216 का घनमूल बताना है कितने, तो 216 का घनमूल जो है वो कितना है, 6। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये किसकी वैल्यू है, तो 6 की वैल्यू है। ऐसे यदि अपने से ये पूछ ले कि ये 64 ऐसे सीधा लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है ये है वर्गमूल का निशान, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो ये तो है 8 के बराबर। और यदि ऐसे लगा हुआ है तो फिर क्या लगाएंगे अपने, 64 किसका क्यूब है, 4 का। यदि अपने से पूछ ले 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 1 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है 1 के बाद, तो 1 तो दोनों में है ही। अब 1 के बाद में दोनों में देखो क्या रहे, 64 इधर भी है और 64 इधर है, तो 64 1 के बाद में 64 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। तो देखो अपने को ये जो सिंबल है ये किसका होता है, वर्गमूल का, ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, घनमूल का। और देखो भाज्य की बात करें तो भाज्य में क्या होता है कि किसी अन्य के पढ़े में आना चाहिए। और 1 से 10 तक की बात करें तो 4 अभाज्य हैं। 1 से 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक कितनी है, 25 हैं। भाज्यों की बात करें तो भाज्य कितनी है, 74 है। और 1 से 1000 की बात करें तो 168 संख्याएं ऐसी हैं जो अपने कितनी क्या है, अभाज्य। देखो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने को वर्ग जो संख्याएं हैं कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए, जैसे 11 से लेके 25 तक भी और याद होनी चाहिए। और क्यूब नंबर की बात करें तो अपने को कितने याद होनी चाहिए, 10 तक क्यूब जो है वो अपने याद होने ही चाहिए। उसके बाद में है 10 नंबर पर दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है शांत दशमलव, जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाए, शांत दशमलव। और एक होती है अशांत दशमलव। अशांत का मतलब क्या होता है, जिसमें भाग है पॉइंट के बाद में पूरा कभी पूरा नहीं जाता। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, जैसे अपने को ये कह दिया 11 में भाग देना है कितने का, 2 का, तो 2 से भाग दिया, 2 5 10, 1 रह गया। अब 1 रह गया तो अपने क्या लगा दी, पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद में यहाँ लगा दिया 0, तो 2 5 10। भाग जो है वो क्या हो गया, पूरा पूरा चला गया। पूरा पूरा चला गया इसका मतलब ये जो दशमलव है वो कौन सा है, शांत दशमलव। और शांत दशमलव का पता कैसे चलता है, जैसे इस संख्या को अपने ऐसे लिखते हैं 11/2, तो ये 11 तो क्या है, अंश है, और ये 2 क्या है, हर है। और पता कैसे चलता है, यदि हर 2 की घात में हो या फिर 5 की घात में हो या फिर दोनों की घात में हो, 2 की घात पर भी हो और 5 की घात ही हो, तो इसका मतलब जो भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। जैसे अपने को ये कह दिया 625/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो क्या भाग पूरा जाएगा, तो अपने ये कन्फर्म्ड है कि भाग पूरा जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हर जो है वो 2 की घात में और 5 की घात में है। और यदि मैं इसके साथ ऐसे और लगा देता हूँ 3 की 3, तो ये भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपने यहाँ कंसर्न कर सकते हैं कि ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये जो संख्या है वो किस तरह के दशमलव में अपने व्यक्त कर सकते हैं, तो अशांत दशमलव में अपने इसको व्यक्त कर सकते हैं।
अशांत दशमलव में क्या होता है, जैसे अपने 10 में भाग दिया कितने का, 3 का, तो 3 दिया 9, 1 रह गया, तो पॉइंट लगाया 10, 3 दिया 9, 1 रह गया, 10 9 10 9, ये चलता ही रहेगा। और यहाँ बार बार क्या रहे, 3 3 3, भाग भी पूरा नहीं जा रहा और संख्या भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अशांत दशमलव जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होती है आवर्ती, आवर्ती अशांत, जैसे 10/3, तो इसका आंसर जो वो 3.3333 ऐसे आ रहा है, तो अपने इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 10/3 3.333 ये क्या है, अशांत है, भाग जो है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। और अनावर्ती की बात करें, अनावर्ती यानी आवर्ती नहीं हो, और इसके साथ क्या शब्द लिखे है, अशांत, भी आवर्ती भी नहीं होनी चाहिए और भाग भी पूरा पूरा नहीं जाए। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया 3.1 3 5 4 2 1, कुछ भी लिख दिया, ऐसे रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया बार, सॉरी ये बार नहीं लगाया और डॉट डॉट लगा दिया। इसका मीन क्या है, अनावर्ती अशांत है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और जो भाग है वो भी अभी डॉट डॉट में आगे और चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, अनावर्ती अशांत दशमलव। देखो दशमलव संख्याओं की बात करें तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का पता कैसे चलेगा कि हर जो है वो 2 की घात में, 5 की घात में या दोनों की घात में। और अशांत दशमलव की बात करें तो दो तरह के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती में क्या रहता है, रिपीटिशन रहता है, पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो रिपीट होंगी, और अनावर्ती में जो है दशमलव के बाद में अंक जो हैं या डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होती, और इसके साथ साथ भाग जो है वो क्या रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से फर्स्ट इस क्लास में अपने को 10 जो है नंबर सिस्टम का बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।